अरे अरे, सब जल्दी जल्दी अपने घरों में जाओ, तेज बारिशें शुरू हो गयी। मम्मा, मुझे बारिश में नहाना है, मैं घर में नहीं जाऊंगा। नहीं मानो, ये तूफानी बारिशें हैं, इन बारिशों में बहुत खतरा होता है। वैसे भी अभी सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाएंगे, कोई भी बाहर नहीं होगा। मीनू चिड़िया फिर मानो चिड़े को लेकर घर में आ जाती है और उधर सब पक्षी भी अपने अपने घरों में आकर घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं। हाय रे कालू जी, इतनी तेज बारिश, ऐसी बारिशें तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान न हो रानी, तुम्हारा पति कालू तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप क्या मुझे बचाओगे कालू जी? हल्की सी बिजली कड़कती है तो आप मेरे पीछे आकर छुप जाते हो, और बातें आपकी इतनी बड़ी बड़ी। देखो देखो किस तरह बिजली कड़क रही है। रानी, मुझे तो खतरा है, कहीं इस तूफानी बारिश में हमारा घर ही न टूट जाए। हाँ कालू जी, हमारा घर तो काफी पुराना है, अगर बारिश की वजह से घर टूट गया तो हमारा सारा भोजन और सारा सामान पानी में बह जाएगा। जंगल के सभी पक्षियों के घर काफी ज्यादा पुराने थे। वे सभी डर रहे थे कि कहीं तूफानी बारिशों में उनके घर न टूट जाएं। मानो चिड़े, ज्यादा उछल कूद न करना घर में, वरना बारिश की वजह से हमारा घर टूट भी सकता है। पर मम्मा, अगर हमारा घर टूट गया तो क्या होगा? ओहो मानो चिड़े, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तोते जी, मैं आपको कहती थी ना कि बारिश से पहले पहले हमारे घर को मजबूत कर लो, पर आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। देख लें, अब बारिश रुकने के बजाय और तेज हो जा रही है। अगर बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया तो मेरे ये दोनों अंडे भी टूट फूट जाएंगे। तभी तोते का वे कमजोर घर हिलने लगता है। अरे अरे तोती, हमारा घर क्यों हिल रहा है? तभी अचानक तेज हवा की वजह से तोते का घर नीचे गिर जाता है और बुरी तरह से टूट फूट जाता है। तोते जी, मेरे अंडे टूट गए, मेरे बच्चे अंडों से बाहर आने से पहले ही मर गए। अरे बाप रे, ये कैसा संकट आ गया हम पर। इस तूफानी बारिश ने तो हमसे हमारे बच्चे ही छीन लिए। बारिश तो और ज्यादा तेज हो जा रही थी। पूरे वातावरण में बस बिजली के कड़कने की आवाज फैली हुई थी। तूफानी बारिशों की वजह से कालू कौवे और मीनू चिड़िया का घर भी नीचे गिरकर पूरी तरह से टूट फूट जाता है। हाय रे, मेरी तो कमर टूट गई। कालू जी, घर की छत मुझ पर गिर गई, मुझे निकालो यहाँ से। कालू कौवा फिर जल्दी से रानी कौवे को पकड़कर बाहर निकालता है। ये बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश की वजह से हम तो बेघर हो गए। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बारिश का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। तूफानी बारिशों की वजह से सब पक्षी परेशान थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षियों के घर बुरी तरह से टूट फूट गए थे। घर टूटने के साथ साथ पक्षियों का सारा अनाज भी पानी में डूब गया था। पक्षियों, अब हम कहाँ रहेंगे? इस ठंडी बारिश में तो हम सब बीमार हो जाएंगे। हमें अपने लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये समय घर टूटने के अफसोस का नहीं, बल्कि हमें बारिश से बचने के लिए कोई बंद जगह ढूंढनी होगी। हाँ, चलो पक्षियों, कोई घना पेड़ ढूंढते हैं जो हमें बारिश से बचा ले। सारे पक्षी फिर जंगल में कोई घना पेड़ ढूंढने लग जाते हैं। हम सब बारिश के रुकने तक इस घने पेड़ के नीचे रह सकते हैं। इसके बड़े पत्तों की वजह से बारिश का पानी हम तक नहीं पहुंचेगा। हाँ तोते, और कोई उपाय भी तो नहीं है, हम सब इसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। वे तूफानी बारिश तो पूरे 2 दिनों से लगातार होती ही जा रही थी। बेचारे वे सब भूखे प्यासे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर शाम तक बारिशें रुक जाती हैं, सभी बादल चले जाते हैं और आसमान खुल जाता है। बारिश ने तो हमें बर्बाद कर दिया। 2 दिनों से भूखा हूँ, मैं तो अब उड़ भी नहीं सकता। एक रास्ता है पक्षियों, हम सब पक्षी मिट्ठू महाराज से मदद मांगते हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। मीनू चिड़िया की बात सुनकर सारे पक्षी हिम्मत करके मिट्ठू महाराज के महल चले जाते हैं। पक्षियों, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने दूसरे जंगल से भोजन मंगवाया था, पर वे बारिश की वजह से हमारे जंगल ना पहुंच सका। मेरे पास सिर्फ गंदुम की एक बोरी पड़ी है जो मैं तुम सबको दे सकता हूँ। फिर महाराज का सैनिक पक्षियों को
वे बोरी लाकर दे देता है। शुक्र है मिट्टू महाराज की वजह से हमें थोड़ा तो भोजन मिल गया। पक्षियों, ये गंदम की बोरी मैं मिट्टू महाराज से मांग कर लाया हूँ, इसीलिए ये पूरी बोरी मेरी है। ये तुम क्या बोल रहे हो कालू कौवे? मैं भी तो गया था तुम्हारे साथ। इस बोरी पर मेरा भी हक है। क्या हो गया है? अपना अपना क्यों कर रहे हो? मिट्टू महाराज ने ये बोरी हम सबको दी है, हम सब खाएंगे ये भोजन। तुम सब जो भी कहो, पर ये बोरी मेरी है। मैं ये बोरी किसी को भी नहीं दूंगा। मैंने अपने अंडे खोए हैं और अपने अपनी पत्नी को भूखा नहीं मार सकता, इसीलिए ये बोरी मेरी है। कालू कौवा और तोता दोनों एक दूसरे से वे बोरी छीन रहे थे। अरे अरे, ऐसा ना करो, भोजन पर ना लड़ो। लालच करोगे तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। एक तरफ से तोता वे गंदम की बोरी खींच रहा था, तो दूसरी ओर कालू कौवा उस बोरी को अपनी तरफ खींच रहा था। तभी अचानक वे बोरी छूटकर नीचे नदी के पानी में गिर जाती है। हाय रे सत्यानाश, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? यही भोजन था और इसे भी जाया कर दिया। अरे रे, ये क्या हो गया मुझसे? ये भोजन ही आखिरी सहारा था, अब तो हम मर जाएंगे। क्या मिला तुम दोनों को इस तरह लड़ाई करके? अगर सब पक्षी मिल बांटकर भोजन खाते तो सभी के पेट भर जाते। तुम दोनों की लड़ाई की वजह से सब पक्षी अब भूखे मरेंगे। कम से कम हम पक्षियों का तो सोच लेते। माफ कर दो पक्षियों, मैंने लालच की वजह से अपने साथ साथ तुम पक्षियों को भी भूखा मार दिया। मुझे भी माफ कर दो पक्षियों, मैंने भी लालच की वजह से तुम पक्षियों के साथ बहुत बुरा किया। तभी एक गाड़ी पर मिट्टू महाराज की मंगाई हुई वे सारी भोजन की बोरियां आ जाती हैं, जो बारिश की वजह से नहीं आ पा रही थी। पक्षियों, भोजन आ गया दूसरे जंगल से। बारिश की वजह से जो भोजन नहीं आ पा रहा था, वो भोजन आ गया। अब तुम सब पेट भर के भोजन खाओगे। भोजन की इतनी सारी बोरियां देखकर सब पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर बस पक्षी जल्दी से बोरियों से भोजन निकालकर पेट भर के भोजन खाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजा आ गया, क्या स्वादिष्ट भोजन था। रानी, बहुत मजे का था, थोड़ा और दो ना। हाँ हाँ, ये लो कालू जी। कालू कौवा जल्दी जल्दी भोजन खाता है और चंद ही मिनटों में वे सारा भोजन भी खत्म कर देता है। रानी, और दो, बहुत भूख लगी है, लाओ थोड़ा और भोजन दो। रानी कौवी कालू कौवे को और भोजन देती है। कालू कौवा काफी ज्यादा मोटा था और खाने का बहुत शौकीन था। वे तो जल्दी जल्दी वे सारा भोजन भी खत्म कर देता है। इस तरह रानी कौवी बार बार कालू कौवे को भोजन देती जा रही थी और कालू कौवा तो मिनटों में सारा भोजन साफ कर रहा था। क्या हो गया रानी, और भोजन क्यों नहीं दे रही? और दो ना भोजन। अरे बस करें भाई, कितना खाएंगे भोजन? पूरी हांडी खाली हो गई, अब बस मेरा थोड़ा सा भोजन बचा है। कालू कौवा फौरन हांडी के पास आता है और रानी कौवी के लिए बचा हुआ भोजन भी खुद ही खा जाता है। अरे रे दुष्ट मोटे कौवे, मेरा भी सारा भोजन खा लिया। घर में एक दाना भोजन को नहीं है। बस अब मैं आप जैसे मोटे ढोल जैसे कौवे के साथ अब कभी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने भाई के पास और अब नहीं आऊंगी वापस। अरे नहीं नहीं रानी, अगर तुम चली गई तो मुझे भोजन कौन बना कर देगा? मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। हाय रे कालू जी, आपको अभी भी अपने भोजन की ही चिंता है, मेरी कोई परवाह नहीं। बस भाई, अब मैं आप जैसे मोटे ढोल जैसे कौवे के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ और अब मैं जब वापस आऊंगी जब आप बाकी पक्षियों की तरह बिल्कुल स्मार्ट हो जाओगे। रानी कौवी कालू कौवे को छोड़कर अपने भाई के पास चली जाती है। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे अब मेरा क्या होगा? रानी तो मुझे छोड़कर चली गई। ये सब उन पक्षियों की वजह से हुआ है। रानी उन पक्षियों को स्मार्ट देख देख कर मुझे भी पतला करना चाहती है। अरे मैं मोटा हूँ और ज्यादा भोजन खाता हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं पक्षियों को नहीं छोड़ूंगा, अब पक्षियों का ही भोजन छीन छीन कर खाऊंगा मैं। बस फिर क्या था, कालू कौवा भोजन की ताक में जंगल में इधर उधर घूम रहा था।
मम्मा से बहुत जिद करके ये पिज्जा खरीद कर लाया हूँ। अब मजे से खाऊंगा इसे। कालू कौवा दूर बैठा मानो चिड़ै के पिज्जे को देख रहा था। उसके मुंह में तो पानी आ जाता है और कालू कौवा भागा भागा मानो चिड़ै के पास आता है और फौरन से उसका पिज्जा छीन लेता है। कालू अंकल वापस करो मेरा पिज्जा। कालू कौवे के पास अगर कोई भी भोजन आ जाए तो सीधा मेरे पेट में जाता है। कालू कौवा उस छोटे से बच्चे का पिज्जा छीनकर मजे से खाने लगता है। दुष्ट कालू अंकल मेरा पिज्जा खा लिया। मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा। मानो चिड़ा बेचारा रोता रोता मीनू चिड़िया के पास आता है। अरे मेरे मानो चिड़े क्या हो गया? क्यों रो रहे हो तुम? मम्मा उस मोटे कालू अंकल ने मेरा पिज्जा मुझसे छीन कर खा लिया। ओहो मानो चिड़े, कालू कौवा तो है ही भोजन का दुश्मन। अब मैं एक पिज्जे के लिए कालू कौवे से लड़ने तो नहीं जा सकती। बस चलो कोई नहीं, अब जो भी भोजन खाना सीधा घर में लाकर खाना। मानो चिड़े को इस तरह मीनू चिड़िया समझा देती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा बहुत ज्यादा भूखा था। अब ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। लगता है जंगल का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। कालू कौवा भोजन की ताक में तोते के घर के पास से गुजर रहा था कि तभी वे खिड़की से देखता है कि तोती घर में गरम गरम पराठे बना रही थी। हाँ, क्या सुगंध आ रही है इन गरम गरम पराठों की। लगता है ये पराठे तो खाने ही पड़ेंगे। पराठों की लालच में कालू कौवा तोती के घर में आता है। तोती बहन, आपके घर के बाहर गंदम की बोरी रखी है। लगता है तोता रख कर गया होगा। जाओ जाकर उठा लो, वरना कोई और लेकर चला जाएगा। गंदम की बोरी? हाँ, तोते जी नहीं रखी होगी। मैं अभी लेकर आती हूँ घर में। तोती अपने घर से बाहर आती है और इधर उधर देखने लगती है। बस पीछे से कालू कौवा तोती के गरम गरम पराठे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। नाच पीटे मोटे कौवे, मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे पराठे लेकर भाग गया। कालू कौवा एक पेड़ पर आकर तोती के वे गरम गरम पराठे मजे ले लेकर खा रहा था। इसी तरह कालू कौवा अब रोजाना ही किसी न किसी पक्षी का भोजन चुराकर खूब मजे से खा लेता था। अब तो बेचारे पक्षी कालू कौवे की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। मीनू चिड़िया, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। कालू कौवा आए दिन मेरे घर से आकर मेरा सारा भोजन चुराकर भाग जाता है। मैं करूँ तो क्या करूँ आखिर? हाँ तोते, हम बड़े तो बड़े, कालू कौवा तो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। बच्चों की भी चीजें छीन छीन कर खा लेता है। बस मीनू चिड़िया, अब कालू कौवे को ऐसा सबक सिखाना होगा कि आइंदा कभी कालू कौवा हमारे साथ ऐसा न करे। तो पक्षियों, फिर मेरा ये उपाय सुनो। कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए मीनू चिड़िया सब पक्षियों को अपना उपाय बताती है। फिर अगले दिन उपाय के मुताबिक बुलबुल अपने घर में मीठी मीठी खीर बनाती है। चलो खीर तो बन गई। अब पहले जाकर बाहर से अपना सारा सामान ले आती हूँ। उसके बाद आराम से ये मीठी मीठी खीर खाऊंगी। बुलबुल को ये पता था कि कालू कौवा भी खिड़की पर बैठा ये सारा कुछ देख रहा है। फिर बुलबुल भी अपने घर से चली जाती है। बस घर खाली देखकर कालू कौवा बुलबुल के घर में घुस आता है। अब आएगा मजा, ये मीठी मीठी खीर खाऊंगा। खीर तो तुम तब खाओगे ना, तब हम तुम्हें खाने देंगे। ये क्या? अचानक ही इतने सारे पक्षी डंडे लेकर कालू कौवे के सामने आ जाते हैं। कालू कौवे, तुमने हमें बहुत परेशान कर लिया। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। चलो पक्षियों, आ जाओ, मारो इस कौवे को। सारे पक्षी कालू कौवे के ऊपर चढ़ जाते हैं और कालू कौवे की जमकर पिटाई लगाते हैं। अरे माफ कर दो पक्षियों। आज के बाद किसी भी पक्षी का भोजन नहीं चुराऊंगा। मुझे जाने दो। हाँ कालू कौवे, जाओ जाकर मेहनत करो और पैसे कमाओ। अब अगर इस तरह चोरी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू कौवा पक्षियों से डरकर इस तरह भागता है कि वे पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। अरे तोड़ डाला फोड़ डाला, आज तो पक्षियों ने
मुझे सही से मारा। अब तो किसी भी पक्षी का भोजन चुराने के बारे में मैं सोचूंगा भी नहीं, बल्कि मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। अगले दिन से कालू कौवा उल्लू सेठ के खेत में आकर नौकरी करने लगता है और काफी मेहनत से काम कर रहा था। उल्लू सेठ भी कालू कौवे से ठीक ठाक काम करवाता था, यहाँ तक कि अपने घर की पूरी साफ सफाई भी कालू कौवे से ही करवाता था। 1 महीने के बाद इस तरह मेहनत से काम करने की वजह से कालू कौवा अब बिल्कुल स्मार्ट हो गया था। और कालू कौवे को इतना स्मार्ट देखकर रानी कौवी भी वापस अपने घर में आ जाती है। हाय रे कालू जी, आप तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए। कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो आप। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जंगल के पक्षी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा करते थे, क्योंकि वे समझते थे कि उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। परंतु उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। वहाँ के टीचर्स हमेशा सोते रहते थे और बच्चे पूरा दिन मस्ती ही करते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में एक सरकारी स्कूल भी था, जो तोते महाराज ने बनवाया था। परंतु वहाँ कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं था, इसलिए वहाँ बच्चे भी नहीं थे। उल्लू सेठ ने अपने स्कूल में टीचरों को अच्छी तनख्वाह देकर रखा हुआ था। अरे मजे करो, सर तो सो रहे हैं। सर के ऊपर ये कागज का जहाज बना बना कर फेंको। अरे तुम सब देखना, मेरा ही जहाज जाकर सर को लगेगा। अरे मारो मारो, सर पे जहाज मारो, सर को जहाज मारो। अरे ये मेरा जहाज कहाँ जा रहा है? कोई मेरे जहाज को पकड़ो भाई। अरे अनपढ़ पक्षी के बच्चों, शोर मत मचाओ। एक तो रात को मेरी बीवी मुझे सोने नहीं देती और सुबह सुबह स्कूल में आकर तुम सब यहाँ शोर करने लगते हो। सर हम तो शोर मचाएंगे, हम तो खूब मस्ती करेंगे। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। कोमल चिड़िया एक शिक्षक थी। वे इस स्कूल में पढ़ाने आई थी, परंतु वे इस स्कूल का हाल देखकर बहुत ज्यादा उदास थी। अरे बाप रे बाप, इस स्कूल का तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। टीचर्स खुद सो रहे हैं और बच्चे मस्ती करे जा रहे हैं। पढ़ाई तो यहाँ पर हो ही नहीं रही। और फीस कितनी ज्यादा लेते हैं ये स्कूल वाले। मैं तो समझ रही थी इतनी ज्यादा फीस पक्षियों से लेते हैं तो ये स्कूल काफी ज्यादा अच्छे होगा, सब बच्चों को काफी अच्छा पढ़ाते होंगे। परंतु यहाँ तो किसी को कुछ भी मैनर्स नहीं है। और मैं कब से यहाँ बैठी हूँ, परंतु प्रिंसिपल का तो अता पता ही नहीं है। मुझे यहाँ पर बुलाकर खुद ना जाने कहाँ गए हुए हैं। तभी उस स्कूल का प्रिंसिपल उल्लू हेडमास्टर वहाँ पर आता है। हाँ भाई, कोड़ाला सांगू न काकाए, तो तुम यहाँ पर पढ़ाने के लिए आई हो? तुम कोई शिक्षक हो क्या? हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा फर्ज है बच्चों को शिक्षा देना। और शायद आपका फर्ज भी यही है, परंतु शायद आप अपना फर्ज भूल चुके हैं। आपके स्कूल के बच्चे ना जाने क्या कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। कोड़ाला सांगू न काकाए, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। अरे मैं सब क्लासेस में देख कर आ रही हूँ, सबके सब टीचर्स सो रहे हैं और बच्चे खूब मस्तियाँ कर रहे हैं। किसी भी क्लास में पढ़ाई तो हो ही नहीं रही। कोड़ाला सांगू न काकाए, हम इस स्कूल में पढ़ाई कराते भी नहीं हैं। टीचर्स को बुलाकर बस उनकी नींदें पूरी कराते हैं और उन्हें अच्छी सैलरी देते हैं। अगर तुम्हें भी अच्छी तनख्वाह चाहिए तो फिर तुम हमारे स्कूल में आ सकती हो। आपको पता है आप शिक्षक नहीं भक्षक हैं। आप बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अरे भाई, अच्छा ही है ना, कोड़ाला सांगू न काकाए। टीचर्स को भी सुकून करने का मौका मिलता है और बच्चों पर भी कोई पाबंदी नहीं है, सब मजे कर सकते हैं। हमें तो हमारे पैसे मिल रहे हैं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। तो यानी कि ये स्कूल तुमने पढ़ाने के लिए नहीं, खुद पैसे कमाने के लिए खोला है। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी कोड़ाला सांगू न काकाए। शिक्षा एक व्यापार है और मैं इस व्यापार से खूब पैसे कमाता हूँ सब पक्षियों से। तुम वाकई में एक शिक्षक नहीं, एक राक्षस हो जो इस कुर्सी पर बैठे हुए हो। मैं तो इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आई थी, परंतु अब मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इस स्कूल को बंद करवा कर ही रहूंगी।
कुड़ला सांगू न काकाए, तुम जैसे ना जाने कितने आते हैं यहाँ पर और रोज ये धमकियां देकर जाते हैं, परंतु कोई कुछ नहीं कर पाता। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। कोमल चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वे वहाँ से जा रही होती है। तभी स्कूल का ब्रेक हो जाता है। वे गार्डन में आकर बैठती है। तभी वे देखती है कि चिड़िया की एक बच्ची काफी उदास बैठी है। सब बच्चे तो इस माहौल में काफी ज्यादा खुश हैं और सब मजे भी कर रहे हैं। किसी को पढ़ाई नहीं करनी है, परंतु वे बच्चे इतने उदास क्यों हैं? मुझे उसके पास जाना चाहिए। फिर कोमल चिड़िया उस चिड़िया की बच्ची के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर खुश नहीं हो क्या? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम कब से उदास ही बैठी हुई हो। मैं आपको अब क्या बताऊँ चिड़िया आंटी, मेरे पिताजी एक किसान हैं। काफी मुश्किलों से पैसे जमा कर कर उन्होंने मुझे इस स्कूल में लगवाया है, परंतु इस स्कूल में पढ़ाई तो होती भी नहीं है और मैं तो पढ़ाई करना चाहती हूँ। जब परीक्षा होती है तो सब टीचर मिलकर हमें परीक्षा में खुद ही पास कर देते हैं, पढ़ाई नहीं कराते, जबकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी अभी देख कर आई हूँ। इस स्कूल के हालात काफी ज्यादा खराब हैं, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। आंटी, मुझे तो लगता है मैं अपने पिताजी के पैसे जाया कर रही हूँ यहाँ पर पढ़ के। काश हमारे जंगल में कोई और अच्छा स्कूल होता, मैं ये स्कूल छोड़कर वहाँ पर लग जाती। इन सब पक्षियों ने मिलकर शिक्षा को व्यापार समझ लिया है, परंतु बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तोते महाराज के पास जाकर अभी इस बारे में बात करती हूँ। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ समय में वे तोते महाराज के पास पहुँचती है। तोते महाराज, उल्लू हेडमास्टर का वे स्कूल किसी काम का नहीं है, वे सिर्फ एक कचरा है। वहाँ पढ़ाई नहीं होती बल्कि व्यापार करा जाता है। और जब मैंने उससे कहा कि मैं तोते महाराज से कहकर तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूंगी, तो उसने मुझे कहा जो करना है कर लो। कोमल चिड़िया, वे उल्लू हेडमास्टर बहुत ज्यादा होशियार हैं। उसने अपने स्कूल में टीचर्स को ज्यादा पगार देकर रखा हुआ है। और जब मैंने अपना सरकारी स्कूल इस जंगल में खोला था तो वहाँ पर कोई भी टीचर पढ़ाने नहीं आता था। यानी कि तोते महाराज, हम उस उल्लू हेडमास्टर का कुछ भी नहीं कर सकते। हम शिक्षकों को और ज्यादा पगार देंगे ताकि हमारे सरकारी स्कूल में आगे पढ़ाएं। अरे नहीं कोमल चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जंगल के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हम सब शिक्षकों को उस उल्लू हेडमास्टर से ज्यादा पगार दें। वे उल्लू हेडमास्टर ऐसे व्यापार कर 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 काफी ज्यादा अमीर हो गया है। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं तोते महाराज, परंतु अब हम क्या करेंगे? कोमल चिड़िया, मैंने भी अपना स्कूल इसलिए खोला था ताकि सब गरीब पक्षियों के बच्चे भी वहाँ पर बिना फीस देके पढ़ सकें, परंतु अभी तो सिर्फ अमीर पक्षियों के बच्चे ही उस उल्लू के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तोते महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं एक शिक्षक हूँ और अब मैं सब गरीब पक्षियों के बच्चों को पढ़ाऊंगी और इतना अच्छा पढ़ाऊंगी कि वे उस स्कूल के बच्चों से ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आएंगे। फिर देखना, जंगल के बाकी पक्षी भी अपने बच्चों को हमारे स्कूल में ही पढ़ाएंगे। कोमल चिड़िया, अगर ऐसा हो जाए तो वे उल्लू हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा और उसका स्कूल भी बंद हो जाएगा। फिर कोमल चिड़िया ने ऐसा ही करा। वे जंगल के सरकारी स्कूल की तरफ गई, परंतु उस स्कूल की हालत काफी ज्यादा खराब थी। अरे बाप रे, इस स्कूल की हालत तो काफी ज्यादा खराब है, परंतु अब सब कुछ मुझे ही करना है। मैं आज सब गरीब पक्षियों के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि अपने बच्चों को मुफ्त में इस स्कूल में पढ़ाएं। मैं सबको शिक्षा दूंगी, किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया गरीब पक्षियों की तरफ जाती है। अरे ताई जी, मुझे बताइए, आप अपनी बच्ची को स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाती हैं? उसको क्या शिक्षा लेने का कोई हक नहीं है? बेटा, तुम खुद ही बताओ, मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, इस उम्र में मैं और कितनी मेहनत करूँ? पूरा दिन खेतों में काम कर कर जितना पैसा इकट्ठा होता है उससे तो हमारा परिवार खाली भोजन खा पाता है। अब मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं कि उस उल्लू हेडमास्टर के वहाँ फीस देकर अपनी बच्ची को पढ़ाऊं? ताई, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं सरकारी स्कूल में जाकर हर बच्चे को पढ़ाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बस कल से अपनी बच्ची को हमारे सरकारी स्कूल में भेज दीजिएगा। बहुत खुश रहो बेटा, तुम्हारे जैसे शिक्षक की हमारे जंगल को काफी जरूरत है। मैं बहुत खुश हूँ, कल से अपनी बच्ची को तुम्हारे स्कूल भेज दूंगी।
ऐसे ही कोमल चिड़िया और गरीब पक्षियों के घरों पे जाती है और उन्हें समझाती है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजें। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह सरकारी स्कूल में काफी सारे गरीब पक्षियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। कोमल चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है। बच्चों, आप सब यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं ना? मैं जानती हूँ आप सभी को शिक्षा का बहुत ज्यादा शौक होगा, तभी आप सब यहाँ पर आए हैं और मैं आप सबको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी। जी मिस, हमें पढ़ाई करनी है। मिस, हमें पढ़ाई करनी है। मिस, मुझे भी पढ़ाई करनी है। मिस, हमें पढ़ाई करनी है। जी मिस, हमें पढ़ाई करनी है। मुझे भी पढ़ाई करनी है। मुझे भी पढ़ाई करनी है। फिर कोमल चिड़िया बच्चों को पढ़ाती है और सभी बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ाई करते हैं। बच्चों, मैं आप सबको जो जो पढ़ाती हूँ वे घर जाकर याद करिएगा। कुछ दिनों में मैं आप सभी की परीक्षा लूंगी और सबको ही उसके अंदर अच्छे नंबर लेने हैं। कोमल चिड़िया इतना अच्छा पढ़ाती थी कि पक्षियों के बच्चे रात को देर तक जागकर पढ़ाई ही करते रहते थे। फिर सभी बच्चों की परीक्षा का दिन भी आ जाता है। प्यारे बच्चों, सभी अच्छी तरीके से परीक्षा देना। जो जो मैंने आपको याद करवाया है सब इसमें लिख देना। सभी बच्चे अच्छे से परीक्षा दे देते हैं। फिर अगले दिन सुबह सभी बच्चे परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। मिस, क्या मैं पास हो गई? क्या मैं पास हो गई? मेरा रिजल्ट क्या है मिस? बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छी परीक्षा दी और आप सब के सब A+ से टॉप आए हैं परीक्षा में। अरे मिस, मैं टॉप आया हूँ। मेरे पिताजी सुनकर कितना खुश होंगे। जी मिस, मेरी मम्मा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। मैं तो परीक्षा में टॉप आई हूँ। मैं सब बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाऊंगी कि सब बच्चे उस उल्लू का स्कूल छोड़कर इस स्कूल में आ जाएंगे। पक्षियों के बच्चे अपना रिजल्ट अपने माता पिता को दिखाते हैं। माता पिता तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह भाई वाह मेरे बेटे, अब तो मैं तुम्हें उस सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊंगा। उस उल्लू के स्कूल में तुम कभी इतने अच्छे नंबर लेकर नहीं आए। लगता है वहाँ पढ़ाई नहीं होती होगी। फिर क्या था, धीरे धीरे उल्लू के स्कूल की क्लासेस खाली होने लगी। अब वहाँ कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आता था, बस टीचर बैठे सोते ही रहते थे। उल्लू हेडमास्टर जो शिक्षा का व्यापार करने चला था, उससे व्यापार में काफी ज्यादा घाटा होने लगा। कोड़ाला सांगू न काकाए, इस कोमल चिड़िया ने तो मेरे सारे व्यापार पे पानी फेर दिया। वहीं वे कोमल चिड़िया का सरकारी स्कूल काफी ज्यादा अच्छा बन गया था और जंगल के सभी पक्षी अब उस सरकारी स्कूल में पढ़ने आते थे और अब वहाँ पर पढ़ाई भी होती थी। तो इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा व्यापार नहीं है और जो लोग शिक्षा को व्यापार समझते हैं वे इस दुनिया के लिए एक कलंक हैं।